Hi guys, again welcome back in my channel. This is the RS HOD Chemistry and this is your family channel. So all of you may be fit and fine. Students, today we upload the next video for class 11th, the chapter that is the equilibrium. Before some time I have explained that this is the most important chapter and this is the interesting chapter. If you take interest and if you see this video carefully, then this is very interesting chapter. So all of you see carefully. Students, we explain the next topic, the chapter equilibrium, that is the chemical equilibrium. Students, chemical, you know that there are the two type of changes, that one the physical and second is the chemical. So the equilibrium set up in chemical process is called chemical equilibrium. For example, reaction between hydrogen and iodine. You know that hydrogen gaseous state, iodine gaseous state अगर रिएक्ट करेगा तो टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा. इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है. सो दिस टाइप इक्विलिब्रियम इज नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक. अब स्टूडेंट्स, हमें जानना है कि इन केमिकल इक्विलिब्रियम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. तो मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द केमिकल इक्विलिब्रियम इज द डायनेमिक इन नेचर. हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज कैसा होता है, डायनेमिक होता है. डायनेमिक मीन्स मूवेबल होता है. मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद भी कभी स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यू चलता रहता है. सो इक्विलिब्रियम, chemical equilibrium is the dynamic in nature. The second characteristic, that is the properties of a system become constant at equilibrium and remain unchanged thereafter. ठीक. अगर कोई भी रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम को गेन कर लिया है, अटेन कर लिया है, तो वो इक्विलिब्रियम जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. एंड रिमेन अनचेंज देयर आफ्टर, और उसके बाद वो चेंज नहीं होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है द केमिकल इक्विलिब्रियम और द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इफ द सिस्टम इज क्लोज्ड वन. अगर सिस्टम क्लोज है, क्लोज मीन्स अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं या कहीं क्लोज प्लेस पर करा रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है. एंड द नेक्स्ट, द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन भी चल सकता है और बैकवर्ड किसी डायरेक्शन में चल सकता है. ठीक. एंड नेक्स्ट, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम, यानी कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करता है लेकिन उसको जल्दी अटेन कर देता है. मीन्स हाउ एवर द इक्विलिब्रियम मे बी अटेन्ड अर्लियर इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट. अगर कैटलिस्ट होगा तो वो जल्दी अटेन कर लेगा और कैटलिस्ट नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम देर से अटेन होगा, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. तो मीन्स कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम, यानी कैटलिस्ट जो है इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करता है लेकिन उसको जल्दी स्टेब्लिश कर देता है. ठीक. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है. Chemical equilibriums are generally two types, that one is the homogeneous and second is the heterogeneous. देखिए नेम से क्लियर, होमो मीन्स सेम. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टेट सेम हो तो उसको कहेंगे होमोजीनियस, यानी द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज. सेम फेज मतलब अगर लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, सॉलिड है तो सॉलिड, तो उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम. जैसे देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है. अगर दोनों रिएक्ट किए तो क्या बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी गैसियस में है. तो सब सेम फेज में है, सबकी फेज क्या, गैसियस फेज है. तो गैसियस फेज होने के कारण ये क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, क्योंकि सबकी सेम फेज है. इसी तरह देखिए, C2H5OH लिक्विड फेज में है, CH3COOH भी लिक्विड फेज में है. ये दोनों रिएक्शन करके CH3COO C2H5 बनाएंगे, ये भी लिक्विड फेज में होता है. और H2O
ये भी लिक्विड होगा। मीन्स सारे सेम फेज में हैं, सारे लिक्विड हैं, तो या तो सारे गैस हैं तो इसको गैस फेज कहेंगे, अगर सारे लिक्विड हैं तो गैस लिक्विड फेज होगा, अगर सारे जो है सॉलिड होंगे तो उसको सॉलिड फेज कहेंगे। तो मीन्स अगर सबकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सेम फेज हो तो उसको कहेंगे होमोजीनियस। अब स्टूडेंट्स हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब जब दोनों की डिफरेंट हो, द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इन विच द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट फेज आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियस। डिफरेंट जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना सॉलिड स्टेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड किस में है? गैसियस। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों तो सॉलिड है लेकिन ये क्या है? गैस है, तो फेज चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट। वाटर H2O लिक्विड फॉर्म में है, जब इसको हीट किया तो H2O वेपर बन गई, गैसियस फॉर्म हो गया, तो इसकी फेज चेंज हो गई, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गई? गैस में। तो ये डिफरेंट फेज हो गई, इसका मतलब ये कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा। ठीक, अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द, इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दें कि बाय द कन्वेंशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आर टेकन एज यूनिटी। यानी अगर वो प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होता? 1 होता है। यानी कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होगा, अगर कोई लिक्विड है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1 होगा। इसको आप माइंड में अपने रखिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके एग्जाम में इस तरह कुछ रिएक्शंस देंगे, उसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए कहेगा। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अगर हम Kc या K की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप जानते होंगे प्रोडक्ट हमेशा कहाँ होता है? ऊपर होता है, और रिएक्टेंट कहाँ था? नीचे, पहले बताया गया था। तो मोलर कंसंट्रेशन कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट एंड मोलर कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट डिवाइडेड बाई मोलर कंसंट्रेशन कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट। अभी हमने बताया कन्वेंशन के हिसाब से कि जो सॉलिड होते हैं या जो लिक्विड होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है। तो यानी कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, इसका 1 होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड, इसका 1 हो गया। तो इन दोनों का 1 हो गया, तो बचा क्या? CO2। तो यानी K मोलर कॉन्सेंट्रेशन CO2 बचा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 रखेंगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आ जाएगा। ठीक, अब सेकेंड रिएक्शन जैसे दिया, एल्यूमिनियम सॉलिड है, 3 हाइड्रोजन एक्वस कंडीशन AQ है, Al3 पॉजिटिव AQ और 3/2H2 गैसियस है। अगर हम K निकालेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट ऊपर होगा, ये प्रोडक्ट ऊपर हो गया, ये, और जो पहली वैल्यू डिजिट होती है कहाँ चढ़ जाती? पावर पर, और ये आपका मोलर कंसंट्रेशन Al, और ये हुआ। अभी बताया गया कि जो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है उसकी 1 होती है, तो इसमें देखिए सॉलिड केवल एक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया। तो जब इसका 1 हो गया तो बचेगा क्या? ये बचा और ये बचा, तो ये आपके लिख दिए गए। ठीक, अब अगर हम तीसरा रिएक्शन लें, HFO4 2 नेगेटिव है, H2O से रिएक्ट करके ये फॉर्म कर रहा है। अगर K निकालेंगे तो ये आपका अपर साइड में होगा, और ये दोनों कहाँ होंगे? लोअर साइड में, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट कहाँ आता है? ऊपर, और रिएक्टेंट कहाँ आएगा? नीचे। अब इसमें देखिए कौन सा है? ये लिक्विड है, क्योंकि अगर लिक्विड नहीं दिया तो इसका मतलब लिक्विड है, तो ये लिक्विड है जिसका कन्वेंशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1, तो इसका 1 हो गया। अब बचा ये और ये और ये, तो ये तीनों लिख दिए गए। तो ये आपका K का फॉर्मूला हो गया। ठीक, हमेशा याद रखिएगा कि लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज कितना लेंगे? 1 लेंगे कहीं भी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे Kc यूनिट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हम Kc यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे Kc यूनिट हम 2 तरह से निकाल सकते हैं, या तो इक्विलिब्रियम फॉर्म लिख करके तब निकालिए, या तो डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे आपको रिएक्शन दिया है और इसकी अगर Kc यूनिट हमें फाइंड करनी है तो सबसे पहले आप डेल्टा एन निकाल लो। डेल्टा एन कैसे निकालते हैं? जो गैसियस प्रोडक्ट के मोल होते हैं उसमें रिएक्टेंट को घटाते हैं, हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाएंगे। तो देखिए इसके यहाँ कितने मोल हैं? 2, तो ये हो गया 2, माइनस यहाँ कितने हैं? 1 मोल और 1 मोल, तो 1 1 2 हो गया, तो 2 में से 2 घटाओ कितना आ गया? 0। तो Kc यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, फार्मूला है। तो मोल लीटर इनवर्स
और डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई 0। और आप जानते होंगे किसी चीज़ की पावर अगर 0 होती तो वैल्यू क्या होती 1। इसका मतलब इस रिएक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। सो नो केसी यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। अब दूसरे रिएक्शन की बात हम करें, इसके लिए अगर डेल्टा एन निकालेंगे तो हमेशा प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाएंगे। तो 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है 2, यानी 1 + 1 2, और इधर इसका कितना मोल है 1, तो 2 - 1 = 1। तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो गई 1। अभी हमने बताया केसी यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, केसी यूनिट = मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन। तो डेल्टा एन की वैल्यू 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स। तो यानी इसके लिए मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक, अब हम डिस्कस करें इस रिएक्शन की बात। इस रिएक्शन का अगर निकालना हो तो देखिए दूसरा मेथड, एक तो हमने बताया डेल्टा एन निकाल को, दूसरा कैसे निकाल सकते हो। पहले इसके इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लिखो। हमेशा प्रोडक्ट कहाँ जाता है ऊपर, रिएक्टेंट कहाँ आते हैं नीचे। अब हमने बताया कि जो सॉलिड होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है 1, तो ये सॉलिड इसका 1 हो गया, और नीचे दोनों एक्वस इसलिए आप इसको रख लोगे। तो ये हो जाएगा 1/, इसकी यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स, इसकी यूनिट भी क्या होगी मोल लीटर इनवर्स। तो मोल की पावर 1, मोल की पावर 1 कितना हो गया, मोल की पावर 2, लीटर की पावर -1 दूर जाएगा, लीटर की पावर -2, ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस क्या होगा प्लस, तो हो जाएगा मोल की पावर -2 लीटर 2। ठीक, इस तरह आप निकाल सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट देख लीजिए, सपोज दैट हमें इसका निकालना है। इसका कैसे लिखोगे, तो हमेशा मोलर कॉन्सेंट्रेशन NO2, इसके पहले 4 इसलिए इसकी पावर 4, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन O2 डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया। इसमें देखिए सारे गैसियस हैं इसलिए किसी का 0 नहीं होगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स पावर 4, इसकी क्या होगी मोल लीटर इनवर्स, इसकी क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। तो देखिए जब बेस सेम है तो पावर 1 और 4 ऐड हो जाएगी, तो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 5, और यहाँ आपका नीचे मोल लीटर इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो 5 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा 3, तो मोल लीटर की पावर -3, इसका 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा मोल की पावर 3, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर की एल की पावर माइनस कितना हो गया 3, तो मोल की पावर 3 एंड लीटर की पावर -3। ठीक, ये हो गया इसका, मेरी बात समझ गया। अब इस तरह आप किसी का भी फाइंड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जैसे है एट 450 kP = ये दिया है बार इनवर्स, एंड फॉर द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया, इसके लिए आपको केसी निकालना है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स ने रिएक्शन दिया है क्वेश्चन में, इसके लिए आप डेल्टा एन निकालोगे। डेल्टा एन हमेशा बताया गया कि प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट का मोल यहाँ कितना है 2, और रिएक्टेंट का 2 एंड यहाँ 1, तो 2 एंड 1 कितना हो गया 3, तो 2 में से 3 सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस कितना बचेगा 1। अब स्टूडेंट्स Kp = Kc RT⁴ डेल्टा एन कल आपने ड्राइव किया था, वैल्यू रख दीजिए। Kp की वैल्यू क्वेश्चन में इतना गिवन है, Kc की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, R की वैल्यू फिक्स होती है 0.0821, कल हमने बताया था आपको और T की वैल्यू आपको दिया क्वेश्चन में कितना दिया 450 हमने रखा, और इसकी पावर -1, डेल्टा एन की वैल्यू -1 आया तो -1 हो गया। अब माइनस को प्लस करने के लिए कहाँ ले आएंगे नीचे, तो ये टोटल वैल्यू कहाँ चली जाएगी नीचे, या वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब Kc की वैल्यू अगर निकालें तो हम क्रॉस इनटू कर लेंगे इसका, इसमें तो क्रॉस इनटू करें तो ये आपका हो गया दिस इंटू दिस पूरा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ गया 7.47 × 10⁻11। ठीक, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। एक्चुअली स्टूडेंट्स ली चैटेलियर प्रिंसिपल जो होता है किसी रिएक्शन के टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको एक्सप्लेन करता है। तो ली चैटेलियर एंड ब्राउन 1884 में फ्रेंच केमिस्ट थे, मेड सर्टेन जनरलाइजेशन ऑफ टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इट मे बी स्टेट एज। तो अगर आपसे ली चैटेलियर प्रिंसिपल पूछा जाएगा, जो हम ये आपको बता रहे हैं, इसको आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इफ़ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, कौन कौन फैक्टर्स हो सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन, टू चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर
that determine the equilibrium conditions of a system, then the equilibrium will shift in the direction so as the reduced or to contact of effect of the change। इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है, उस पर हम टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग करते हैं, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम ऑलवेज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर किए गए चेंजिंग का इफेक्ट या तो कम हो जाता है या तो पूरा क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ख़त्म हो जाता, फिनिश हो जाता है। फिर से एक बार सुनिए, हमने कहा कि ली चेटेलियर प्रिंसिपल यही कहता है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम आ गया है, उस पर हम टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की चेंजिंग करते हैं, तो ये चेंजिंग ऑलवेज उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिधर की ये सारे चेंजिंग डिस्ट्रॉय, यानी कोई भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में ये सारी चीज़ें या तो कम हो जाएं या तो क्या हो जाए, एकदम से फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब आपको हम कुछ पॉइंट्स इसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम में कोई रिएक्शन दिया होगा, उसमें आपसे कहेगा कि टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट बताइए। तो हम पहले आपको प्रेशर के इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट से ज़्यादा हो, यानी VR इज़ ग्रेटर देन VP हो, यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा और प्रोडक्ट का कम हो, तो हम क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर इधर यानी रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर हो, तब आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड न जा करके क्या हो जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक, अगर दोनों तरफ सेम है, माने इधर जैसे मान लीजिए हम कोई रिएक्शन आपको दें, जैसे हमने आपको दिया यहाँ पे लिखा N2 + O2, इधर आपका बन गया मान लीजिए 2NO, तो इधर भी देखिए 1 और 1 कितना हुआ 2, और इधर भी कितना है 2, तो दोनों तरफ का सेम हो गया। तो अगर दोनों तरफ का सेम हो जाएगा तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। जब दोनों तरफ का वॉल्यूम सेम है तो आप प्रेशर को कितना भी बढ़ाइए, केवल कितना भी घटाइए, लेकिन उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब दूसरी हम एक्सप्लेन करते हैं टेम्परेचर के बारे में। रिएक्शन आप जानते होंगे दो तरह का होता है, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक। अगर डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। और कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, अब इस पर अभी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कोई क्वेश्चन हम पीसेस कराने पहले ये आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन है, अगर इससे हम, ये रिएक्शन आपको दिया है, इस रिएक्शन में आपको यहाँ कह रहा है कि इस रिएक्शन के बिहाफ पे Kc की वैल्यू दिया है और इस रिएक्शन के लिए हमें Kc की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले दो इक्वेशन बनाइए, एक इस इक्वेशन के लिए Kc बना लीजिए और एक इस इक्वेशन के लिए Kc बना लीजिए। तो पहले अगर हम इसके लिए Kc बनाएंगे तो हमेशा प्रोडक्ट कहाँ होता, ऊपर, और रिएक्टेंट कहाँ आएगा, नीचे, और जो पहले वैल्यू कहाँ चढ़ गई, पावर पर। तो इक्वेशन नंबर कितना हो गया है, फर्स्ट हुआ। अब इस रिएक्शन के लिए आपको फाइंड करना, दूसरा रिएक्शन ये दिया क्वेश्चन में, इसके लिए अगर Kc फाइंड करेंगे तो इसको Kc डैश लिख देंगे, ये दोनों ऊपर और ये कहाँ चला आएगा, नीचे। इसके पहले 1/2 है तो 1/2, 1/2 को अगर स्टूडेंट्स हम हटाते हैं तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे 2 हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, यहाँ पर अब स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर पावर 2 हो गया। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 2। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 की हम कंपेयरिंग कर देंगे। तो ज़रा इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या बना था स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें HI की पावर 2 ऊपर है और इसमें HI की पावर 2 क्या है, नीचे है। तो दोनों इक्वेशन जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब रेसिप्रोकल हैं तो ये रेसिप्रोकल है तो ये भी रेसिप्रोकल होगा,
यानी के सी डैश स्क्वायर इक्वल टू 1/kc हो गया। अब अगर इसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो किस में लग जाएगा, रूट में, यानी के सी डैश इक्वल टू इन रूट 1/kc। तो इन रूट 1/kc की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दी गई 49, तो 1/49 यानी 1/7 और इसको डिवाइड कर लोगे 0.143 आंसर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये सेकंड क्वेश्चन आपका है कि द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये आपको दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया दिया है। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए आप पहले रिएक्शन करोगे। तो देखिए अमोनिया का फॉर्मेशन कैसा होता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया बनती है। ये रिएक्शन आपको पहले भी कराया गया है। अब अगर इसका केसी के इक्वेशन बनाएंगे तो हमेशा प्रोडक्ट ऊपर होगा और रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको ये पता है, इसकी वैल्यू वही दी है और इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ दी हैं। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 1.2 का स्क्वायर करोगे 1.44 और 2 का करोगे कितना होगा 4, 50। ये इसको देखिए, ये आपका इसके लोगे तो ये आपका 15 समथिंग है। अब इसका अगर हम इसको देखिए, यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें स्टूडेंट्स, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए इस 1.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.44 हुआ। ठीक, और 10⁻, इसका स्क्वायरिंग कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब आप नीचे की वैल्यू देखिए अगर इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर है नहीं, इसको एज इट इज आप उतार लोगे, यानी 1.5 इंटू 10⁻² हो जाएगा, इंटू इस 3 का क्यूब करोगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 हो गया, एंड इंटू 10⁻, स्टूडेंट्स कितना बचा, 2 का 3 टाइम्स करोगे 2 3 मतलब कितना हो गया, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 जा कितना, इसका देखिए अगर करेंगे 2 10⁻², 10⁻², 10⁻², तो 2 2 4 एंड 2 कितना हो गया 6, 10⁻6 हुआ। ठीक अब देखिए अगर इसको आप करें तो ये पहले पावर को देख लीजिए, -6 एंड -2 कितना हुआ -8, इसको ऊपर ले जाएंगे +8 हो गया, तो -4 में से +8 निकल जाएगा तो 4 बचेगा। तो यानी आपका बचा कितना है स्टूडेंट्स 1.44 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 27 इंटू स्टूडेंट्स यहाँ बचा 10⁻+4, क्योंकि 6 एंड 2 -8 ऊपर जाने पर +8 होगा, तो +8 में से -4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा +4। ठीक, अब ये 1 प्लेस का डेसिमल, इसके 1 प्लेस का डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो यानी इसका 1 प्लेस खत्म करेंगे तो हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना हो गया 15 इंटू 27। ठीक, अब स्टूडेंट्स को 3 डिवाइड कर सकते हैं, 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, इसको 3 डिवाइड करिए, 3 2 जा 12, 2 बचेगा, 3 8 जा 24। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 जा 45, 135। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो आएगा वही आपका क्या होगा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। ठीक, अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, राइट द इफेक्ट। ये देखिए जो ली चेटेलियर प्रिंसिपल अभी बताया उस पर क्वेश्चन है कि राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये रिएक्शन आपको दिया होगा, देखिए N2 + 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3, आगे दिया ΔH इक्वल टू -92.4। अगर स्टूडेंट्स ΔH नहीं दिया होगा तो यहाँ आपको प्लस लगाया होगा, तो यहाँ या तो प्लस हो या ΔH इक्वल टू माइनस हो, तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। हमने कहा याद यहाँ तो प्लस हो या तो ΔH इक्वल टू क्या हो माइनस हो, तो कैसा रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स रिएक्शन कैसा है, यहाँ माइनस साइन लगा है। हमने अभी आपको बताया कि अगर ΔH, ध्यान दीजिएगा एक चीज़ हम यहाँ एक्सप्लेन कर दें पहले आपको, कि अगर ΔH नेगेटिव है, ठीक है, या इक्वेशन के बाद, रिएक्शन के बाद क्या लगा है प्लस लगा है, या रिएक्शन के बाद क्या लगा प्लस लगा है, तब ये रिएक्शन कैसा होगा एक्सोथर्मिक होगा। अगर ΔH की वैल्यू पॉजिटिव है या रिएक्शन के बाद माइनस लगा है, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसा होगा एंडोथर्मिक होगा। ठीक, अब जरा सुनिए, अभी बताया गया था कि अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब इसमें से हीट निकलती है
और एंडोथर्मिक का मतलब इसमें हीट क्या होती है, लगती है। तो ये रिएक्शन देखिए यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू माइनस दिया, इसका मतलब कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक, अगर यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू माइनस, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अबव रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रिएक्शन द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी आपको हमने पीछे कंडीशन बताया था कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किधर होगा, बैकवर्ड आ जाएगा। यानी इस रिएक्शन पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन क्या आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, मानी इस डायरेक्शन में आना शुरू होगा, इधर नहीं जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब अगर हमें अमोनिया ज़्यादा बनानी है तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि रिएक्शन उल्टा घूम जा रहा है। इसका मतलब अमोनिया ज़्यादा बनाने के लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ आती है प्रेशर के बारे में। देखिए इस नाइट्रोजन का यहाँ 1 मोल है और हाइड्रोजन का 3 है, तो 3 and 1 कितना हुआ, 4। इधर कितना है, 2, तो यानी 4 से कितना हो रहा है, 2, इसका मतलब कम हो रहा है। तो जब इधर का ज़्यादा होता है तो प्रेशर हम बढ़ाएंगे। 3 and 1 कितना हो गया, 4। इधर देखिए 3 मोल लिखा गया, यहाँ 1 मोल 4, इधर 2 है, मतलब घट रहा है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या होगा कि इन एबव रिएक्शन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3 and 1 4 था, यहाँ पर कितना हुआ, 2 डिक्रीज हो रहा है। सो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, किधर जाएगा, फॉरवर्ड, क्योंकि इधर का मोल्स ज़्यादा है, इसलिए आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, अब इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा लोगे रिएक्शन उतना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आप एक चीज़ यहाँ नोट्स लिख सकते हैं, फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अगर अमोनिया का ज़्यादा प्रोडक्शन करना हो तो क्या होगा। अभी आपने कहा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगा, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए। आपने अभी कहा कि प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, इसका मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन आपका हाई, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो अमोनिया के ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए लो टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर होगा और प्रेशर हमेशा क्या होगा, हाई होगा। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। बस आपको इतनी चीज़ें, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। हमने कहा कि अगर एक्सोथर्मिक होगा तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक, देखिए हमने कंडीशन आपको लिखवा दिया है, ली चेटेलियर प्रिंसिपल हमने कंडीशन रखा दिया है कि अगर टेम्परेचर कैसा है, एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर किधर चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और ये भी कंडीशन हमने वॉल्यूम का भी लिखा दिया। तो आप इस पॉइंट्स को अगर माइंड में रखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्यूशंस दे सकोगे। ठीक, तो ऑल ऑफ यू सी दिस वीडियो केयरफुल्ली and try to understand, and if any confusion or any problems, then discuss with me. And all of you share this channel, means YouTube channel, to others, and also you will comment, because if you will comment, then I feel that you are satisfied and you are understand the concept of this channel. And if any problem, then you also comment, I will improve it. Okay, so all of you see this video, all of you subscribe self and say to other subscribe, दूसरे लोगों से भी आप कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका प्रॉफिट लें और आप लोग अच्छी तरह से इससे नॉलेज को गेन करें। ठीक, so maybe all of you understand all things. So all of you, goodbye,
टेक केयर, बाय बाय।